हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9 का फिजिक्स। ये आपका पहला लेक्चर है क्लास 9 फिजिक्स। पहला चैप्टर आपका मोशन। सो गेट रेडी, सभी तैयार है बढ़िया करके अच्छे से। ओके, तो व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मोशन एक्चुअल में होता क्या है? तो मोशन का मतलब हुआ an object is said to be in motion if its position changes with time. With respect to a reference point. With respect to a reference point. ये आपका डेफिनेशन है मोशन का। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो मोशन में है अगर उस ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन वहां एक वर्ड और जुड़ा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन समझते हैं थोड़ा सा। तो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, क्या है ये, है ना? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, मोशन में कब है और मोशन में कब नहीं। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं। अच्छे से समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, कट करके बिल्कुल नहीं देखना है, समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है कि हमने ये तो समझ लिया कि पोजीशन चेंज हो रही है किसके एस्पेक्ट में, विद टाइम। टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज करो मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने 2 कदम इधर बढ़ाए, मैं कहाँ गया, इधर आ गया। तो पहले मैं कहाँ खड़ा हुआ था, बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ था, अब मैं बोर्ड के राइट साइड में आ गया। तो किसके, बोर्ड के। यानी कि अगर मैंने कहा है कि मैं पहले खड़ा था लेफ्ट में, ठीक, यानी अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेफ्ट में खड़ा हूँ, और अब मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं राइट में खड़ा हुआ हूँ। किसके लेफ्ट और राइट में खड़ा हुआ हूँ, मैं बोर्ड के लेफ्ट और राइट में बोल दिया मैंने, या आप लोगों के रेस्पेक्ट में मैंने लेफ्ट और राइट में बोल दिया। तो यानी किसी को तो शामिल करना पड़ा। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, बोर्ड। मैंने कहा बोर्ड के लेफ्ट में या राइट में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज हुई, पहले यहाँ था, 1 सेकंड का 2 सेकंड का वक्त लगा, मैं यहाँ आ गया। तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन बोर्ड के लेफ्ट से बोर्ड के राइट साइड हो गई, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड हुई। तो यहाँ बोर्ड क्या हुआ, मेरा एक रेफरेंस पॉइंट हुआ। हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। बात कर लेते हैं, अगर हमने कहा भाई स्कूल है, ठीक है, हमारा स्कूल है। अब इस स्कूल पे डिफरेंट स्टूडेंट आ रहे हैं। तो अब हमने कह दिया कि स्टूडेंट यहाँ रहता है, स्टूडेंट भी यहाँ रहता है, यहाँ से एक रास्ता गया है, यहाँ आपका स्टूडेंट सी रहता है, ठीक है। फिर हमने इसी को आगे बढ़ा दिया, यहाँ से कोई रास्ता गया था, यहाँ पे स्टूडेंट आपका डी रहता है। ओके, तो ये सब क्या है, अलग अलग स्टूडेंट हैं। तो हमने कह दिया भाई ये वाला स्टूडेंट जो है 500 मीटर की दूरी पर रहता है, ये वाला स्टूडेंट जो रहता है वो 700 मीटर की दूरी पर रहता है, ये वाला स्टूडेंट जो जाता है ऐसे ऐसे करके जो यहाँ तक जाता है, भाई इसको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, घूम पे जा रहा है, ये 600 मीटर की दूरी पर रह रहा है, इससे ज़्यादा पड़ गया इसको। इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट आ गया, हमने कहा वो 1 किलोमीटर है, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये 1 किलोमीटर है। तो हमने दूरियाँ दी हैं, हमने क्या दिया है, ये दूरी दी है स्टूडेंट की, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दूरी कहाँ से ली जा रही है, एक पॉइंट फिक्स किया है मैंने, वो क्या किया, स्कूल। यानी स्कूल से स्टूडेंट ए की दूरी 500 मीटर है, स्कूल से स्टूडेंट बी की दूरी 700 मीटर है, बी का घर, स्टूडेंट सी का घर जो है 600 मीटर की दूरी पर है, डी का घर जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर। सब कहाँ से हैं, स्कूल से हैं। स्कूल रेफरेंस पॉइंट हुआ, ये सब स्कूल के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है जितनी भी हैं। अगर मैंने कह दिया कि ए से बी के घर की दूरी क्या है, तो वो डिस्टेंस कोई 700 मीटर थोड़ी ना रहेगी, या 500 मीटर थोड़ी ना रहेगी, क्या रहेगी, वो दूरी चेंज हो गई। अब ये 500 ये 700 यानी 200 रह गई, तो
ठीक है, ए से बी का दूरी तो दूसरा है, लेकिन हमने क्या किया था, एक पॉइंट फिक्स कर दिया था इसको, ये क्या माना जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मोशन जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्टेट ऑफ मोशन में कब कहलाती है वो ऑब्जेक्ट, वो स्टेट ऑफ मोशन में तब कहलाती है ऑब्जेक्ट जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में विद टाइम। ठीक है, अब एक और कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि हम आप में से कोई भी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर, प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो अगर ट्रेन आती है हमारे लेफ्ट से, कहाँ से आ रही है, हम ऐसे खड़े हुए हैं, लेफ्ट से आके सीधे गुजर गई, ऐसे खड़े हुए हैं, इधर से आई इधर चली गई, तो हम तो वहीं रहे, तो हम क्या है, रेफरेंस पॉइंट थे, ऑब्जर्वर थे। तो हमने कहा ट्रेन की पोजीशन चेंज हो गई टाइम के रेस्पेक्ट में, मेरे लेफ्ट से मेरे राइट में चली गई, तो क्या हुआ, मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में मैंने कहा लेफ्ट से राइट में। अगर कोई पर्सन उधर वाले साइड पर खड़ा हुआ तो उसके तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी ना, तो उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट है। तो बात यहाँ पर क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट की, किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, दो बाइक पर दो दोस्त जा रहे हैं, तो अब क्या करना है उन्हें, वो बाइक पर हैं तो मूव कर रही है ना बाइक, अब क्या करना है, दोनों को रास्ते में बात करना है तो क्या करेंगे, दोनों की स्पीड सेम रखेंगे और दोनों ऐसे करके पैरेलल 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 क्या करेंगे, चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहूँगा इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्यों, दोनों तो सेम चल रहे हैं ना, पहले भी यहाँ थे, 2 सेकंड बाद भी दोनों सामने आमने हैं, 3 सेकंड बाद भी दोनों आमने सामने हैं, तो ऐसे क्या हो रहा है, दोनों में से किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो क्या वो मोशन में होंगे, नहीं, क्या कहा जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। लेकिन अगर मैं बाहर खड़े होकर देख रहा हूँ तो 2 पर्सन जा रहे हैं इस तरह से बात करते हुए, तो मेरे रेस्पेक्ट में, यानी मेरे देखने पर मेरे रेस्पेक्ट में उन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। मैं दूर से देखता आ रहा था तो पहले इधर से लेफ्ट साइड में थे वो दोनों, और फिर ऐसे चलते 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 वो मेरे राइट साइड में पहुंच गए, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो वो पोजीशन में थे, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस में बैठे हुए पैसेंजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर बस में 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट में है, सारे पैसेंजर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन बाहर से अगर कोई पर्सन देख रहा है, उस बस का वेट कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या है कि मोशन में रहेगी, क्योंकि वो तो रेस्ट में है, और उसके रेस्पेक्ट में वो बस है या कार है या ट्रेन है, वो क्या एक साइड से दूसरे साइड मूव करते हुए चले गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो मोशन में है उस पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे क्या कहते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट। तो जनरली रेफरेंस पॉइंट को मैं ऑब्जर्वर भी कह सकता हूँ। ठीक, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाती है अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर और विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब अगर यहीं पर दूसरी बात मैं कह देता हूं, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विद टाइम, then it is called at rest। तभी क्या कहलाएगी, पोजीशन ऑफ रेस्ट कहलाएगी। तो पोजीशन ऑफ मोशन और पोजीशन ऑफ रेस्ट के बारे में हमने जाना, ऑब्जेक्ट कब मोशन में है और ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है। ये बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज करती है तब वो क्या कहलाती है, मोशन में कहलाती है, और एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर यानी एक रेफरेंस पॉइंट उसका जरूर होगा। और ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करती है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब वो कैसी कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। ओके, अब जो मोशन है हमारे पास वो कई तरह की होती है। मोशन हमारे पास कई तरह का मोशन हुआ करता है, तो इसके बारे में जानेंगे कौन कौन सी तरह का मोशन हुआ करता है हमारे पास। तो पहला हमारे पास लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन कह देते हैं इसे, ठीक है, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तब उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन। सपोज करो यहाँ गए, फिर मुड़कर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे, कितना भी चलो, कैसे भी चलो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ था, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ था, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ था, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है।
या लीनियर मोशन कहा जाता है। ओके, आफ्टर दैट सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या होता है हमारे पास, सर्कुलर मोशन हुआ करता है। अब सर्कुलर मोशन क्या रहेगा, सर्किल। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर, यहाँ से कोई लड़की ने रनिंग करना स्टार्ट किया और करते 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 वैसे सर्किल बना के राउंड करा गया, तो उसकी मोशन क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, जो क्लॉक हैंड है हमारा, ये वाला क्लॉक हैंड जो है ये ऐसे 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 करके मूव करता है, तो क्या डिस्क्राइब करता है, एक सर्किल डिस्क्राइब करता है। तो हम कह सकते हैं द टिप ऑफ मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स अलोंग अ सर्किल। तो वो जो मिनट हैंड या आर हैंड है किसी भी क्लॉक के, वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है, मूव करती है, जैसे अर्थ है हमारा, अर्थ जो है सन के चारों तरफ क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। तो जो रेवोल्यूशन जो अर्थ हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन बना रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारे पास, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। आफ्टर दैट वी हैव रोटेशनल मोशन। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन क्या है? तो रोटेशनल मोशन के लिए हम बताएं कि जो एक टॉप होता है, लट्टू जिसे कहते हैं, उसको फिराते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वो जो एक ही पॉइंट पर अपने घूमता रहता है, तो क्या हो गया, एग्जाम्पल फैन है तुम्हारा, फैन एक फिक्स पॉइंट है, उसके ऊपर घूम रहा रिवॉल्व नहीं कर रहा, रोटेट कर रहा है, तो वो कैसा मोशन हो गया उसका, रोटेशनल मोशन हो गया। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, सभी को मालूम है रोटेशन और रेवोल्यूशन दो होते हैं अर्थ के, अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, यानी सुबह 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट कर लिया करते हैं। तो वो क्या है, अर्थ का रोटेशनल मोशन है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करना। इसके बाद हमारे पास हो जाया करता है ऑसिलेटरी मोशन, हम कहते हैं, या वाइब्रेटरी मोशन हमारा नाम होता है, ऑसिलेटरी मोशन, या हम कहते हैं इसको वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेशंस क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे तो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव करता है। पेंडुलम क्लॉक देखा होगा, जो पेंडुलम हुआ करता है वो इस तरह से बंधा होता है और वो इधर 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 ऐसे मूव करता रहता है। तो ये जो मोशन हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो इसके मोशन को हम क्या करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। इसी तरह से अगर हमने किसी स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया और स्प्रिंग को खींच कर हमने छोड़ दिया, तो क्या करेगा वो स्प्रिंग, आगे पीछे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा। तो इस मोशन को भी हम क्या करेंगे, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास पीरियोडिक मोशन, इंपॉर्टेंट मोशन है, इसके बारे में तुम रैंडम में पढ़ोगे। अब इसे समझ लो, पीरियोडिक मोशन होता क्या है। पीरियोडिक टाइम से रिलेटेड, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करे, जहां है वहीं आ जाए लौट कर। जैसे घड़ियां, क्लॉक है, उसकी हैंड्स हुआ करते हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आर हैंड जो होते हैं, जो सुई हुआ करती है घड़ी की, वो क्या करते हैं, एक पॉइंट से, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं और एक उसी नंबर पर लौटकर फिक्स में आता है। जैसे सेकेंड हैंड है, यदि सेकेंड वाला जो कांटा है घड़ी का, तो जो सेकेंड वाला कांटा है उसको अगर मैं 12 से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ तो वो 1 मिनट के बाद, यानी 60 सेकंड कंप्लीट के बाद दोबारा 12 पर आ जाएगा। अगर मैं 3 से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, वो 3 पर था पहले, तो वो क्या करेगा, फिर से 1 मिनट यानी 60 सेकंड के बाद फिर से 3 पर आ जाएगा लौट कर। कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी पोजीशन, अपनी मोशन क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और जितने टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, इसलिए इसी तरह से अर्थ जो रिवॉल्व करती है उसका भी एक फिक्स टाइम है, 365 डेज में कंप्लीट कर देती है, फिर वापस घूमने लग जाती है, वो भी क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास 5 तरह के जनरल कॉमन हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर है हमारा ये, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन को क्या क्या टर्म डिस्क्राइब करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब क्या क्या टर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम
पढ़ेंगे हमारे पास होगा, सबसे पहले होगा हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम जानेंगे, ये होती क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानेंगे। ये हमारे पास चैप्टर, इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है, वो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद हम इसमें जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे थोड़े से, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये कहलाते हैं कि ये जो डिस्क्राइब करने वाले हैं, यानी कि मोशन को डिस्क्राइब करने वाले फैक्टर्स हैं। एक मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कितनी स्पीड है, कितना टाइम लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट रहा, कितना एक्सेलरेशन दिया हम, ये सारे क्या है सब टर्म कॉमनली यूज करते हैं। बाइक में तुमने देखा होगा एक ऑडोमीटर लगा होता है जो बताता है कितनी दूरी तय कर ली हमने, एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो ये बताता है कितनी तेज गाड़ी चल रही है ना। एक एक्सेलरेटर होता है, जैसे उसको एक्सेलरेट करते हो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, उसको कम करते हो गाड़ी की स्पीड घट जाती है। तो ये सब टर्म हैं, जनरल यूज करने वाली बातें हैं। तो ये सारे टर्म हमें समझने हैं। बहुत बार वर्ड यूज करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली है, कितना टाइम लगाया तुमने, एक्सेलरेशन कितना दिया। तो ये सब क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो जानेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे इस चैप्टर में, हमने ये तो जान लिया मोशन, मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट को कब मोशन में कहा जाता है, पोजीशन ऑफ मोशन क्या होता है और पोजीशन ऑफ रेस्ट क्या होता है, ये भी हमने जान लिया, ठीक है। इससे पहले अब कुछ बातें हम जान लेते हैं, जैसे स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये थोड़ा जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जो भी क्वांटिटीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, नाप सकता हूँ, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, इन सबको मेजर कर सकते हैं, सबका मेजरमेंट पॉसिबल होता है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो अब आप लोग कहोगे सर इस तरह से तो हर सारी क्वांटिटीज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि हम किसी को नापते हैं, तोलते हैं, वजन करते हैं, जाहिर सी बात है वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन कुछ हमारे पास वो हैं जिन्हें हम नाप तोल नहीं सकते, जिन्हें फीलिंग्स कहते हैं। क्या है, फीलिंग्स। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। तो अब जो मैंने कहा टुडे आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं कितना खुश हूँ, उसको किलो में तोलोगे या उसको नापोगे, क्या करोगे, 2 किलो 3 किलो, सर कितना खुश हैं आप, सर आप 2 मीटर 3 मीटर कितना खुश हैं, क्या ऐसे कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई है ना, हाउ हैप्पी, हाउ सैड। तो लेकिन जिसको मैं नाप सकता हूँ वही फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जिसको तोल सकता हूँ, वजन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल है मेरे पास, मास है, वजन है, दूरी है, ये सब नापे तोले जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज में ही ये 2 तरह की होती हैं मेरे पास, यहाँ पर जो मैंने नाम दिया है, क्या दिया है, स्केलर एंड वेक्टर। तो इन्हीं को जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं मेरे पास, जिनको मैं नाप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, वो कैसे हो गए, स्केलर हो गए और वेक्टर हो गए। अब ये 2 वर्ड नए वर्ड आए तुम लोगों के लिए। अब से पहले तुमने स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन ये वर्ड तुम्हारे लिए नया है, नया टर्म आया है। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस ऐसे समझा लेते हैं हम। सपोज करते हैं कि एक पर्सन रास्ते में जा रहा है, उसे कहीं जाना था, तुम उस रास्ते में देखिए
उसने तुमसे कहा कि बेटा ये कागज पर कुछ लिखा हुआ, उसने एड्रेस दिया कि ये कहाँ है। अब तुमने अगर उसको ये कह दिया कि ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, कितना बता दिया तुमने, 1 किलोमीटर दूर बता दिया, सिर्फ इतना कहकर तुमने उसे छोड़ दिया। अब वो इंसान खड़ा खड़ा ये सोचेगा कि 1 किलोमीटर दूर मैं इधर जाऊँ, अगर रास्ता चौराहे पर खड़े हो तुमको 4 डायरेक्शन देगा किधर जाऊँ, या अगर तुम सिर्फ एक सिंगल रोड पर भी खड़े हो तब भी वो कहेगा 1 किलोमीटर सीधे इधर ही चले जाना है, या मैं आगे आ गया हूँ मुझे पीछे जाना है, या आगे जाके कोई कट आएगा, कोई मोड़ आएगा जहाँ मुझे मुड़ जाना है, ऐसा होगा ना। तो वो जो तुमने 1 किलोमीटर कह दिया सिर्फ, वो क्या बता दिया तुमने, डिस्टेंस बता दिया उसका, यानी वो तुमने एक स्केलर क्वांटिटी बता दी, यानी एक मैग्नीट्यूड। तुमने सिर्फ ये बता दिया 1 किलोमीटर, क्या बता दिया, 1 किलोमीटर जो तुमने बता दिया वो स्केलर है। तुमने उसके साथ में ये नहीं बताया कि उसको किधर जाना है, ठीक है। जब सिर्फ क्वांटिटी की बात, ये क्या बताया, क्वांटिटी, इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। जब हमने सिर्फ क्वांटिटी बता दिया तो ये हो गया स्केलर। अगर हमने उसको ये कह दिया कि ये जो एड्रेस है यहाँ से सीधे जाना 1 किलोमीटर सीधे पड़ेगा, या यहाँ से थोड़ा सीधे जाना, आधा किलोमीटर सीधे जाके आधा किलोमीटर पे जाके एक टर्न आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेकर और आधा किलोमीटर चले जाना, 1 किलोमीटर हो गया और आप पहुँच जाएंगे। तो ये डायरेक्शन के साथ होता है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज हमने बताई जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं हम, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और मास है, वेट है, सारी चीज़ें सब तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें मेजर कर सकते हैं। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए मुझे केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग मैं समझा देता हूँ मैं, अब बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर बार बार वर्ड बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड कि फिजिकल क्वांटिटी तो बता दिया और समझ में आ गया हमें, लेकिन उसके साथ मैग्नीट्यूड जोड़ दिया है। तो मैग्नीट्यूड मैंने कुछ जोड़ दिया, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल है, जैसे कोई वजन है तो वजन लिखा है मैंने 5 किलोग्राम, तो पूरा मैग्नीट्यूड है। 5 किलोग्राम क्या जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड है। 5 किलोग्राम लिख दिया मैंने कहीं का डिस्टेंस दे दिया 2 मीटर, जो 2 मीटर है ये क्या है, एक तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या बताने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, बस इस तरह से रिक्वायरमेंट है, तो उनको हम कह देते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसे अभी हमने कहा एड्रेस बताना है तो कहना पड़ेगा 1 किलोमीटर सीधे जाओ, तो जिसने सीधा जो एक डायरेक्शन दे दिया उसे क्या इधर जाना, पॉइंट आउट कर दिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो बन गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे ही जब भी हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, सबको कैटेगराइज करते हुए चलेंगे कि कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, कहाँ पर मुझे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कहाँ मुझे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude, only magnitude for their representation are called scalar quantities. Are called scalar quantities. इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, डिस्टेंस, स्पीड, मास, ठीक, वर्क, ये सारी चीजें हैं, ये सब हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require both magnitude and direction, magnitude and direction for their representation
आर कॉल्ड वेक्टर्स, इन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हो जाया करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस मिल गया मुझे कि कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिस्टेंस एक मैंने स्केलर क्वांटिटी दिखाया है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर क्वांटिटी दिखाया है, तो ऐसा क्यों है, सब सेम होता है। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये स्टार्ट करेंगे सारा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज तुम्हारा, इसको मोशन पर चैप्टर को लेकर इसमें क्या क्या पढ़ना है हमने वो समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात स्टार्ट करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। आज की वीडियो में